हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द सुपर वुमन एकेडमी। आज हम अपने चाइल्ड एंड जो हमारा चैप्टर चल रहा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके ही अंदर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जिसमें हम बाल विकास के सिद्धांत, जो हमारा विकास होता है उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जन्म से मृत्यु तक। देखो, हमारा जो विकास है, हमारी जो डेवलपमेंट है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि भाई जो ये है थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, जो विकास होता है वो हमारा जन्म से शुरू होता है। देखो, अब छोटा सा बच्चा है, जब वो अपनी मदर के वोम के अंदर होता है, तब से उसकी जो है डेवलपमेंट होना शुरू होता है, और अब वो जो है मृत्यु तक उसमें जो है डेवलपमेंट होता रहता है। कैसे? जो हमारा डेवलपमेंट है उसके अंदर जो है हमारे सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, हमारा फिज़िकल भी, कॉग्निटिव भी, सोशल भी और इमोशनल भी। अब कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो हम जो है एज्ड में, मतलब कि बुढ़ापे में भी जाकर हमारे अंदर वो, उनके अंदर जो है हम कुछ ना कुछ चेंजेस, बदलाव लेके आते रहते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि जो हमारा विकास है वो कहाँ, वो जन्म से मृत्यु तक है। इसको वॉर्म टू टॉम भी बोलते हैं। ठीक है, फिर सेकंड हमारा आता है इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कैसे? कि जो हर एक व्यक्ति है वो अलग है। अब आप खुद ही अपने घर में भी देखना ये चीज़ कि आप वैसे तो एक फैमिली में हो, ठीक है, आप सभी का जो है अपनी फैमिली वालों के साथ ब्लड रिलेशन है, लेकिन फिर भी आप लोगों में जो है डिफरेंसेस देखे जाएंगे, मिलते हैं ना, वो बहुत सारे जो है डिफरेंसेस मिलते हैं। तो ये क्या कहलाता है? व्यक्तित्वता का सिद्धांत, जब एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। ठीक है, अब वो अलग होना कुछ मतलब कि थॉट्स में, या फिर पसंद के अंदर, या फिर आप किसी भी चीज़ में देख सकते हो। अब आप जो है सगे भाई भी जो है एक दूसरे से अलग होते हैं, उनकी जो शक्लें होती है वो मैच नहीं होती ना। तो ये क्या होता है? ये इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। फिर थर्ड आता है इसमें हमारा डायरेक्शन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो हमारा विकास है वो दो जो है डायरेक्शंस में होता है। ठीक है, दो दिशाओं में। एक तो हमारा होता है सेफेलोकोडल, दूसरा होता है हमारा प्रोक्सिमोडिस्टल। अब जो सेफेलोकोडल है वो हमारा सिर से पैर की तरफ होता है, और जो हमारा प्रोक्सिमोडिस्टल है वो केंद्र से नीचे की तरफ जो है बढ़ता है। अब देखो, इसमें सी है, देखो जो सेफेलोकॉडल है इसकी स्पेलिंग कैसे शुरू होती है? CEPHALOCAUDAL। ठीक है, सेफेलोकॉडल। अब इसमें जो है हेड से होगा, हेड से टो, सिर से पैर। लेकिन प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या है? सेंटर से बाहर की तरफ, आउटर। ठीक है, सेंटर से बाहर की तरफ। तो सेफेलोकॉडल में सी नहीं आएगा, हेड टू टो होगा। प्रोक्सिमोडिस्टल के अंदर सी आएगा, सेंटर से आउटर की तरफ। हो गया याद? हो गया ना, इजी वेरी। अब जो हमारा ये सिद्धांत होता है, ये निश्चित होता है कि भाई इन दोनों में से कोई से बच्चे की जो डायरेक्शन होगी डेवलपमेंट की, इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगी। ठीक है, एक होती है, या तो किसी भी बच्चे के अंदर या तो वो सेफेलोकॉडल से डेवलपमेंट हुई होगी या फिर प्रोक्सिमोडिस्टल से हुई होगी। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। जो हमारा डेवलपमेंट है
वो हमारा स्पाइरल इन नेचर होता है। कैसे होता है? स्पाइरल इन नेचर। कैसे? अब देखो, जैसे मैंने इसमें ड्रॉ भी करके दिखाया हुआ है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से स्पाइरल में चलता है, ठीक है। अब वो स्पाइरल में कैसे चलता है? जैसे हमारा डेवलपमेंट है, हमारा विकास हुआ किसी भी एस्पेक्ट में, पहले वो हमारा विकास हो रहा है, फिर जो हमारा विकास है वो कुछ टाइम के लिए स्टेबल हो जाता है और फिर वो आगे बढ़ता है, ठीक है। फिर वो स्टेबल हो जाता है और फिर वो आगे बढ़ता है। तो हमारा ये क्या कहलाता है? चक्रावर्ती प्रगति का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, ठीक है। फिर हमारा आता है थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण क्या होता है? जब हम मतलब बच्चा जो है पार्ट्स को जो है होल में जोड़ ले, मतलब पार्ट्स को होल में जोड़कर उससे जो है कुछ कार्य करने लगे या सीखना शुरू कर दे। जैसे बच्चा जब हाथ, हथेली, उंगली का प्रयोग करने सीख जाते हैं, जैसे पहले सबसे पहले वो अपने बड़े का मतलब उसने अपने जो है ये भुजाएं जो नहीं होती है, लंबी वाली बोन्स होती हैं हैंड की, उनका इस्तेमाल करना सीखा। फिर उसने जो है अपनी हथेलियों का हथेली का इस्तेमाल करना सीखा, फिर उंगलियों का इस्तेमाल करना सीखा। फिर उसने जो है इन तीनों के बीच मतलब अपना पूरा कोऑर्डिनेशन बनाकर सारे मतलब कि अपने पूरे हाथ का जो है इस्तेमाल करना सीख लिया। तो ये क्या कहलाता है? हमारा थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। अब देखो इसमें और भी लिखा हुआ है, जब बच्चा बॉडी के पार्ट्स और सब पार्ट्स को जोड़कर कार्य करना शुरू कर दे तो वो हमारा एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। इसमें देखो आप लोगों को ना कोई स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उसमें से आपको बताना पड़ेगा कि इसमें जो है इस वाले के बारे में बोल रखा है, तो फिर आपको वो टिक करना होगा, ठीक है। फिर 6th इसमें हमारा आता है थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, ठीक है। यूनिफॉर्म पैटर्न होता है सभी का, मतलब कि जैसे हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, सबसे पहले हमारे अंदर लिसनिंग स्किल डेवलप होती है, फिर हम स्पीकिंग सीखते हैं, फिर हम रीडिंग सीखते हैं, देन आफ्टर कम टू राइटिंग। तो हमारी जो मतलब अब ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी भाषा सीख रहे हो, तो आपका जो पैटर्न होगा सीखने का वो यही होगा, LSRW। सबसे पहले लिसनिंग, देन स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग, ठीक है। ये आपको जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया कि भाई एक रूपता या समरूपता का सिद्धांत, ठीक है। अब जैसे सभी आप ऑल ओवर द वर्ल्ड चले जाएं तो सभी का डेवलपमेंट एक जो है सेम होता है, जैसे कि जो स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की वो सभी की सेम मिलेंगी। कैसे? जैसे सभी के अंदर पहले इन्फेंसी स्टेज आएगी, फिर उसमें जो है चाइल्डहुड आएगा, फिर एडोलसेंस आएगा, फिर एडल्टहुड आएगा, देन ओल्ड एज आती है। तो आपने देखा कि भाई ऑल ओवर द इंडिया या फिर हम वर्ल्ड कहीं भी किसी भी देश के अंदर जा रहे हैं या हम किसी उनको के वहाँ के बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम यही देख रहे हैं कि भाई सभी का जो पैटर्न है वो सेम ऐसे ही चलता है और बहुत सी चीज़ें जो सिमिलर होती हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समरूपता का सिद्धांत। फिर आता है हमारा सिंबॉलिक थ्योरी, समान प्रतिदर्शा का सिद्धांत, ठीक है। सिंबॉलिक थ्योरी होती है हमारी, ठीक है, समान प्रतिदर्शा का सिद्धांत। फिर हमारा कोरिलेशन होता है सहसंबद्धता, विकास के सभी पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कोरिलेशन, अब देखो हम ये बोलते हैं कि PCS होता है, मतलब जो सबसे पहले जो मेन डेवलपमेंट होता है वो फिजिकल, PCS, P से फिजिकल, C से कॉग्निटिव और S से हमारा आता है सोशल डेवलपमेंट। जब हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होएगा
तभी हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, और जब हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से होगा तभी हमारा जो है सोशल डेवलपमेंट अच्छे से होता है। और यदि हमारा समाजीकरण अच्छे से हुआ है तो हमारे संवेग इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छे से विकसित होगा। तो ये सारे क्या है, एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, ठीक है। तो सहसंबद्धता का सिद्धांत, विकास के सभी पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि फिजिकल कॉग्निटिव से कॉग्निटिव अच्छा डेवलपमेंट, कॉग्निटिव के अंदर बच्चे की अच्छी डेवलपमेंट होएगी तो उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट अच्छा डेवलप होएगा। अब उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है तो वो इमोशनली भी उसके अंदर अच्छी डेवलपमेंट होगी, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्या है, एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। 9th, जर्नल टू स्पेसिफिक। अब जो विकास है वो उसका कैसा चलता है, वो जर्नल टू स्पेसिफिक चलता है कि भाई पहले तो वो जो है सामान्य चीज़ों को सीखता है और फिर वो विशिष्ट चीज़ों को सीखता है। अब सामान्य जैसे कि सभी बच्चे जो है स्कूल्स जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे स्कूल्स के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी जो है भाग ले रहे हैं। तो जो स्कूल जाने वाले बच्चे हो गए सभी, मतलब जो एक स्टेज पे वो शुरू कर देते हैं इन चाइल्डहुड स्टेज, सभी स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। अब वो तो जर्नल चीज़ें होगी, लेकिन उस जर्नल चीज़ के अलावा भी बच्चा कोई और एक्टिविटी कर रहा है तो वो उसकी स्पेसिफिक होगी। तो जर्नल टू स्पेसिफिक, ठीक है। तो हमारा विकास कैसा होता है, जर्नल टू स्पेसिफिक होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से हमारा डेवलपमेंट होता है। अब देखो, जो हमारा विकास है, डेवलपमेंट है, वो हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। जो हमारा विकास है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। मतलब डेवलपमेंट इक्वल टू का साइन हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यदि हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को गुना करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमारा विकास मिलता है। देखो, ना तो हम इसमें प्लस कर रहे हैं, ना ही हम माइनस कर रहे हैं, ना ही हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, हम इनका गुना कर रहे हैं। किसका, हेरिडिटी का, वंशानुक्रम का और वातावरण का, ठीक है। वंशानुक्रम गुणा में हमारा वातावरण क्या देता है, हमें बराबर का साइन, और हमें क्या मिलता है, हमारा डेवलपमेंट मिलता है, विकास मिलता है, ठीक है। फिर हमारा आता है विकास की भविष्यवाणी करी जा सकती है। अब देखो, जब हम बच्चे को छोटे से जो छोटा बच्चा होता है, जब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम उसको वेल ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम उसको उसकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको देख के हम बोल देते हैं कि ये बच्चा है ना, ये करने वाला है, मतलब ये इसका भविष्य ऐसा होगा। तो वो क्या कहलाता है, विकास की भविष्यवाणी। तो इसलिए बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट है उसके जो है ये प्रेडिक्टेबल होता है, इसकी भविष्यवाणी करी जा सकती है, ठीक है। यहाँ हमारे ये कंप्लीट होते हैं। अब हम कुछ थ्योरीज देखेंगे। वृद्धि के सिद्धांत, अब ये स्पेसिफाई, वो विकास के थे, डेवलपमेंट के थे, अब वृद्धि की, ठीक है, ग्रोथ के आएंगे, ठीक है। पहला होता है हमारा थ्योरी ऑफ रिजेम्बलेंस, समानता का सिद्धांत। जब बच्चा माता पिता के समान होगा, जैसे शरीर, शक्ल, गुण उनसे मिलते जुलते होंगे, तो वो क्या कहलाता है, थ्योरी ऑफ रिजेम्बलेंस। इसमें क्या होती है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं। थ्योरी ऑफ रिजेम्बलेंस, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं बच्चे की उसके पेरेंट्स के साथ, ठीक है। फिर आता है हमारा थ्योरी ऑफ डिसेबिलिटी। अब विभिन्नता का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, देखो, थ्योरी ऑफ डिसेबिलिटी, विभिन्नता का सिद्धांत। जब बच्चे की शक्ल सूरत अपने माता पिता से नहीं होती है, मतलब फिजिकली जो है कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं है। देखो, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है तो रिजेम्बलेंस है, और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पेरेंट्स के साथ सेम नहीं है तो वो डिसेबिलिटी आएगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ डिसेबिलिटी। समानता का सिद्धांत सेम है, विभिन्नता का सिद्धांत
सेम नहीं है। क्या सेम नहीं है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। किससे? उसके पेरेंट्स से। ठीक है। थर्ड आती है रिग्रेशन थ्योरी, प्रत्यागमन। क्या होता है? प्रत्यागमन। इसमें गुणों में विभिन्न होना, मतलब कि बच्चे के जो है गुण उसके माता पिता से अलग होंगे। अब देखो, पिता जो है संत व्यक्ति है, बिल्कुल हरिश्चंद्र के जैसे, कि भाई कभी झूठ नहीं बोलना, कोई गंदा काम नहीं करना, कोई उल्टी हरकत नहीं करना। उन्होंने तो आज तक किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा। लेकिन बच्चा ऐसा पैदा हो गया है कि भाई सभी को पीटता रहता है, सारे गंदे काम कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाती है? रिग्रेशन थ्योरी कहलाती है, प्रत्यागमन। ठीक है। अब थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम का सिद्धांत। हेरिडिटी सेम होना, मतलब जो हमारा डीएनए होता है। बीजमैन का जनन। अब इसको जो है फादर, जो हेरिडिटी के फादर हैं वो हमारे बीजमैन हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होना, जैसे कुछ गुण होते हैं जो पीढ़ी दर जो है ट्रांसफ़र होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। जैसे कि अब किसी बच्चे की जो मदर है उनकी आइज़ जो है ब्लू है, तो वो उसके बच्चे के अंदर भी ट्रांसफ़र हुई। फिर कल को उस बच्चे के भी बच्चों में वो चीज़ ट्रांसफ़र जा रही है, तो वो क्या कहला रहा है? थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। ठीक है। वंशानुक्रम का सिद्धांत, जो कि ट्रांसफ़र चल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी तक। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड क्वालिटीज़। क्या है? उवार्जित गुणों का संचरण। ठीक है। ये भी किसने दिया? हमारा बीजमैन ने दिया। ठीक है। जन्मजात गुण ही केवल ट्रांसफ़र होते हैं। अब इसमें क्या बोला गया? ये अलग से फिर इन्होंने दिया, वो तो हमारी क्या थी? हेरिडिटी, थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। ये है नॉन ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड क्वालिटीज़, उवार्जित गुणों का संरक्षण। देखो, जो हेरिडिटी से पेरेंट के अंदर है वो तो बच्चे के अंदर आ रही है, लेकिन यदि जो पेरेंट्स है उनमें कोई, मतलब आफ्टर द बर्थ उनके अंदर कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी आ जाए, तो ये नहीं होगा कि भाई उस बच्चे के अंदर भी वो डिसेबिलिटी आएगी। नो। ठीक है। जन्मजात गुण ही केवल ट्रांसफ़र होते हैं। बाद में हुए फिजिकल जो अविकार होते हैं, कोई भी उनको जो है अविकार हो गया, फिर बाद में मतलब आफ्टर द बर्थ उनमें कुछ जो है डिसेबिलिटी आ जाती है फिज़िकली, तो वो जो है बच्चे के अंदर क्या होगी? वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। जैसे चूहे की पूँछ काट दी गई। अब देखो, एक वेल ग्रो रखा है वो पूरा सही, उसकी जब है उस चूहे की हम क्या करते हैं? उस चूहे की पूँछ काट दी जाती है। अब ये नहीं हो, फिर देखा जाता है कि भाई उसका जो कल को उसका बच्चा हो रहा है उस चूहे का, तो उसकी भी क्या पूँछ कटी हुई पैदा हो रही है? नहीं, वो नहीं होती, क्योंकि वो एक अच्छा सा डेवलप हो चुका है, ग्रोथ हो चुकी है उसकी पूरी। अब वो यदि बचपन से हेरिडिटी वो चीज़ होती, तो वो उस बच्चे के उस चूहे के, छोटा बेबी जो चूहा है उसके अंदर आती। लेकिन इसमें जो है वो उसके फादर, जो फादर माउस है, फादर चूहा है, उसके अंदर वो जो है जन्म से नहीं थी, बाद में हुई है, तो वो बच्चे के अंदर नहीं हुई ट्रांसफ़र। ठीक है। तो चूहे की पूँछ काट दी गई और दूसरे चूहे की पूरी पूँछ वाला, मतलब जो उसको पैदा हुआ था। ठीक है। फिर आता हमारा, ये था हमारा नॉन ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड क्वालिटीज़, वार्जित गुणों का असंचरण। ठीक है। वो हेरिडिटी थी, जो हेरिडिटी से ट्रांसफ़र हो रही है, ये क्या है? नॉन ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड क्वालिटीज़, जो बाद में फिजिकल कोई भी आपको डिसेबिलिटी होती है तो वो बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होती है। ठीक है। फिर आता है ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड क्वालिटीज़, उपार्जित गुणों का संचरण सिद्धांत। उपार्जित गुणों के संचरण सिद्धांत, ये किसने दिया? हमारा लेमार्क ने दिया। किसने दिया है? हमारा ये लेमार्क ने। उससे पहले वो किसने दिए थे? ये दो, हेरिडिटी वाला और नॉन ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड क्वालिटीज़ बीजमैन ने। और हमारा ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड क्वालिटीज़ किसने दिया? हमारा
ले मार्क नहीं। अब इन्होंने इसमें क्या बोला, जैसे कि वो क्वालिटीज़ के बारे में क्या कहा जो बच्चे के अंदर जो है ट्रांसफ़र होती है। जैसे जिराफ जो है लंबी गर्दन का होता है, कल को उसका बच्चा पैदा हो रहा है तो वो भी लंबी गर्दन का हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, कुछ क्वालिटीज़ जो हैं, मतलब जो क्वालिटीज़ ट्रांसफ़र होती हैं उनके बारे में। जिराफ की लंबी गर्दन वाले उसके बच्चे लंबी गर्दन वाले होंगे। ठीक है, ये कैसे होगा, ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड क्वालिटीज़। अब हमारा आता है थ्योरी ऑफ मेंडल। ठीक है, अब मेंडल की थ्योरी थी हमारी इनहेरिटेंस थ्योरी थी। ठीक है, अब वर्ज संकरता सिद्धांत, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ज संकरता सिद्धांत। और जो हमारे मेंडल हैं इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। इन्होंने इनहेरिटेंस थ्योरी दी थी। ठीक है, एक माता पिता से उत्पन्न संतान में विभिन्नता पाई जाती है। क्या बोला कि भाई जो माता पिता से जो 2 संतान हुई उनमें जो है डिफरेंस देखा जाता है, विभिन्नता होती है, वो सेम नहीं होती। देखो उनके मम्मी पापा दोनों के सेम है, मदर फादर सेम है, लेकिन फिर भी बच्चे अलग अलग होते हैं ना ही, मतलब शक्ल भी अलग होती हैं। जो ट्विंस होते हैं उनमें जो है थोड़ी बहुत उनकी जो है शक्ल सेम होती है ट्विंस की, लेकिन जो आगे पीछे बच्चे पैदा हुए हैं गैप के साथ, तो उनमें देखा जाए तो उनमें जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफरेंस होता है उन बच्चों के अंदर। ठीक है, अब प्रिंसिपल, और जो ये हमारे मेंडल साहब थे, इन्होंने जो है पहले तो मटर के दानों पर प्रयोग किया था, मटर पर, और फिर उसके बाद उन्होंने जो है चूहों पर प्रयोग करके देखा था इसका। फिर हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ बायोमेट्री, जैव सांख्यिकी सिद्धांत। ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन ने दिया, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ बायोमेट्रिक है ये हमारा फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। जैसे जो गुण दादा दादी या नाना नानी के गुण जो है बच्चे के अंदर चले जाएं, वो प्रिंसिपल ऑफ बायोमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, फिर हमारी ये कुछ महत्वपूर्ण कथन आ जाते। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट कथन देखते हैं, महत्वपूर्ण कथन शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और हमारे किशोरावस्था के। सबसे पहले हमारे आते हैं शिशुअवस्था के। जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन नींव रखता है। ये किसने बोला, सिगमंड फ्रॉइड ने बोली हमारा ये कथन। ठीक है, जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रखता है, तो ये बात हमारे सिगमंड फ्रॉइड ने बोली थी इन्फेंसी स्टेज के बारे में। ठीक है, ये पहले हम इन्फेंसी के ही कर रहे हैं, शिशुअवस्था के। सीखने का आदर्श काल, ये किसने बोला, वैलेंटाइन ने बोला। ठीक है, सीखने का आदर्श काल किसको, इन्फेंसी स्टेज को सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने बोला। शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता हर अवस्था से ज़्यादा होती है। अब ये किसने बोला, ये वॉटसन ने बोली थी। ये जो कथन था ये किसने बोला था, हमारा वॉटसन ने बोला था। शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता हर अवस्था से ज़्यादा होती है। किसने बोला था, ये वॉटसन ने, इन्फेंसी स्टेज के बारे में। व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष में होता है। तो ये कथन किसने बोला था, गुड एनएफ ने। किन्होंने बोला था, गुड एनएफ ने बोला था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मस्तिष्क स्लेट। ठीक है, मस्तिष्क स्लेट या फिर इसको हम ब्लैंक स्लेट भी बोलते हैं। ये किसने बोला था, जॉन लॉक ने बोला था। ब्लैंक स्लेट जो है जॉन लॉक ने बोला। इन्होंने हमारा तबुला रासा होता है एक, वो भी दिया था। ठीक है, फिर आता है पर्चुनेट पीरियड, अंशकालीन अवधि, जन्म से आधे घंटे का समय जो होता है, मतलब जैसे बेबी का बर्थ हुआ उस बर्थ से और आधे घंटे तक जो पीरियड होता है वो कहलाता है पर्चुनेट पीरियड कहलाता है, अंशकालीन अवधि। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बाल्यावस्था के कथन पढ़ेंगे। तो हमारे रॉस थे, इन्होंने बोला कि जो बाल्यावस्था चाइल्डहुड है
ये मिथ्या परिपक्वता का काल होता है, मतलब फॉल्स मैच्योरिटी जो है स्टेज है फॉल्स मैच्योरिटी की, चाइल्डहुड। ये किसने बोला था? रॉस ने बोला था ये बात। फिर व्यक्ति के बुनियादी मूल्य एवं आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित होती हैं। यह बात ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने बोली थी। ठीक है, फिर हमारा आता है प्रतिद्वंद्वितात्मक समाजीकरण काल। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण काल बाल्यावस्था को किलपैट्रिक ने बोला। फिर अनोखा काल कॉल एवं ब्रूस ने बोला। शायद कोई खेल हो जो 10 वर्ष के बच्चों ने न खेला हो, तो ये हमारी बात बोली स्टैंग ने। शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन ने ये बात बोली। ठीक है, शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो चाइल्डहुड होती है, बाल्यावस्था होती है, वो शैक्षिक दृष्टिकोण से, एजुकेशन से की दृष्टिकोण से जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बोला भाई ब्लेयर, जोनस और सिम्पसन ने बोली थी। ठीक है, फिर आती है गोल्डन एज। बाल्यावस्था जो है गोल्डन एज होती है। ठीक है, स्वर्ण काल होता है एक बच्चे की जीवन का जो है स्वर्ण काल बाल्यावस्था को बोला गया है। फिर हमारे किशोरावस्था के आते हैं। किशोरावस्था में हमारा जो है लेटिन जो किशोर अवस्था है, जो ये एडोलेसेंस है, ये एडोलोसेयर शब्द से आई है, लेटिन वर्ड एडोलोसेयर से, जिसका मतलब होता है टू मूव टू मैच्योरिटी। ठीक है, और जो है ये किसने दिया था? स्टैनले हॉल ने दिया था। अब स्टैनले ये इसमें जो है कथन बोला गया, त्वरित विकास का सिद्धांत दिया। किसने दिया? ये हमारा स्टैनले हॉल ने दिया। ठीक है, त्वरित विकास का सिद्धांत दिया स्टैनले हॉल ने। एडोलेसेंस बुक में 1904 में स्टैनले हॉल ने जो है ये एडोलेसेंस शब्द दिया था अपनी एडोलोसियर बुक के अंदर। अब परिवर्तन की अवस्था, विपरीत लिंग आकर्षण, ये सारे बात जो है हमारे इसमें एडोलेसेंस में बोले जाते। और इसमें क्या है? बहुमुखी ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। किसमें? हमारी किशोरावस्था के अंदर जो हमारी एडोलेसेंट स्टेज है उसमें क्या होता है? ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है बच्चे का। ठीक है, अब बुद्धि का अधिकतम विकास, अब इसी स्टेज के अंदर जो है हमारी बुद्धि का जो है सबसे ज़्यादा विकास होता है। समायोजन का अभाव होता है बच्चे के अंदर। जो एडोलसन होता है, किशोर होता है जो, उसमें इस उम्र के अंदर जो है असमायोजन का अभाव होता है। ठीक है, अब देखो कठिन काल जो है किसने बोला? किलपैट्रिक ने। शिशु के समान पुनः समायोजन, ये रॉस ने बोला। समाज सेवा आदर्श का निर्माण भी रॉस ने बोली है ये बात। परिवर्तन अचानक होता है, स्टैनले हॉल ने बोली ये बात। व्यक्तिगत घनिष्ठ मित्रता, ठीक है, इसमें जो है बच्चों के अंदर यदि हम कोई फ्रेंडशिप करते हैं इस उम्र में तो वो क्या है? लाइफ टाइम तक चलती है। तो ये किसने बोली थी? वैलेंटाइन ने बोली थी ये बात। ठीक है, फिर आता है अपराध प्रवृत्ति। इसी उम्र में जो है बच्चा अपराध प्रवृत्ति सीखता है, तो यह भी किसने बोली थी? वैलेंटाइन ने बोली। और कठिन काल तो हमारी किलपैट्रिक ने ही बोली थी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। किशोर बड़ों को बाधा समझते हैं। अब जो किशोर है बड़ों को जो है अपनी एक प्रॉब्लम समझते कि भाई ये हमेशा ना हमारे बीच में जो है टांग अड़ाते रहते हैं, कुछ भी हम करने लगे उसी में ही जो है नाक मार देते हैं। तो मतलब उनकी जो है ऐसे मतलब बड़ों के साथ जो है एक तालमेल अच्छा नहीं होता। तो ये किसने बोला था? कोलसिनक ने बोला। किसने बोली ये बात? कोलसिनक ने। समाज सेवा आदर्श निर्माण, अब ये किसने बोला? रॉस ने, कि भाई जो एडोलेसेंस है इसमें जो है बच्चा जो है समाज सेवा जो है सीखता है, अपने अंदर उस चीज़ का निर्माण करता है। तो ये किसने बोली थी? रॉस ने बोली थी। फिर कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं जो एडोलेसेंस के अंदर देखे गए हैं, किशोरावस्था के अंदर खाने से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, पहला आता है हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा।
ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, वजन सामान्य से कम फिर भी खाने की मात्रा में कमी करते हैं। अब जो वो लड़कियां नहीं होती जो पतली सी होती है, सुकड़ी सी, और फिर भी कहेंगे नहीं 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 मैं नहीं खाती, ये अनहेल्दी है, मैं मोटी हो जाऊंगी, तो वो क्या होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है उनको जो बीमारी है ये ईटिंग डिसऑर्डर की, तो वो एनोरेक्सिया नर्वोसा होती है कि भाई वजन सामान्य से कम है फिर भी खाने की मात्रा में, या फिर डाइट कर रही है, वो डाइटिंग करूँगी मैं, कहीं मैं मोटी ना हो जाऊँ, तो ये हमारे जो है किशोरों के अंदर देखी जाती है। एक होती है, सेकंड है हमारी बुलिना नर्वोसा। इसमें क्या होता है, नॉर्मल वेट होता है और कभी कभी ज़्यादा खा लेते हैं और फिर जो है एक्सरसाइज वगैरह करके अपने आप को नॉर्मल रख लेते हैं, ठीक है। इसमें मतलब ये होता है वो ना खाया उन्होंने और वो भूल जाते कि उन्होंने खाया, फिर उनको थोड़ी सी भूख लगे फिर वो फिर खा लेते हैं, वो हमारी बुलिनिया नर्वोसा होती है। फिर आती है हमारी बिंज डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, ओवरवेट हो जाता है बच्चे का, मतलब वो खाता रहता है, इतना खा लेते हैं अब फुग्गे की तरह फूल जाएंगे और फिर इतने बीमार हो गए पड़ेंगे कि डॉक्टर के ही जाएंगे सीधा, ठीक है। उनको ये कौन सी बीमारी होती है, ये हमारी बिंज डिसऑर्डर होती है। ओवरवेट, ओवर से भी ओवर, जो खाते रहते हैं बिल्कुल। अब ये हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं जो हर एक बच्चे के अंदर होते हैं। वैसे इसमें जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें, जैसे कि इन्फेंसी के अंदर हार्ट बीट कितनी होती है, उसका वेट कितना होता है, ऐसे ही चाइल्डहुड में, एडोलेसेंस में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और हमारी किशोरावस्था। हार्ट बीट कितनी होती है भाई छोटे बच्चे की इन्फेंसी स्टेज के अंदर, तो उस बच्चे की जो हार्ट बीट होती है वो 120 to 140 होती है। वहीं बाल्यावस्था के अंदर जो हार्ट बीट होती है, दिल की धड़कनें 100 से मतलब 100 to 85 हो जाती हैं। और एडोलेसेंस, किशोर के अंदर की जो हार्ट बीट होती है वो 72 होती है। ये पर मिनट की बात की गई है, ठीक है। फिर आता है हमारा वेट। अब जो है इन्फेंसी है उसमें इन्फेंसी के अंदर वजन होता है 7 पाउंड, वहीं चाइल्डहुड के अंदर उसका 8 to 9 पाउंड वेट हो जाता है, और जब वो किशोर में पहुंच जाता है तो उसका वेट भार जो है 25 पाउंड हो जाता है। यदि हेड का जो हमारा सिर है, सिर का वेट जो है इन्फेंसी का 260 ग्राम होता है, और बाल्यावस्था में 1260 ग्राम हो जाता है, और किशोरों का के सिर का जो वज़न है वो 1350 ग्राम हो जाता है। वहीं हड्डियों की बात करी जाए तो इन्फेंसी जब बच्चा होता है उसमें 270 हड्डियाँ होती हैं, चाइल्डहुड में वो 350 हो जाती हैं, और एडोलेसेंस में 206 हड्डियाँ हो जाती हैं, ठीक है। वहीं दांत की बात करें, टीथ की, तो इन्फेंसी में 20, चाइल्डहुड में 28 और एडोलेसेंस में 32। वहीं मसल्स वेट, तो जो है मसल्स का जो वेट होता है इन्फेंसी के अंदर वो 23% होता है, चाइल्डहुड के अंदर 27% होता है, और एडोलेसेंस में हमारा जो है मसल्स का वेट 45% होता है, ठीक है। ये आप जो है सभी इसको याद कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको बस नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की। यहीं आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और यदि कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और मुझे फीडबैक भी दिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।